नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारद्वाज क्लासेस के अंदर। देखिए, हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आज डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्वांटिटी का अगर बात करें तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। यानी ये सारे एडजेक्टिव वो होंगे जो नाउन की क्या बताएंगे, मात्रा। यही इसकी डेफिनेशन है कि वो सभी एडजेक्टिव जो नाउन की क्या बताएं, मात्रा, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए उसने 12 वर्ड हमें दिए पहचान करने के लिए सेंटेंस के अंदर, कि अगर ये 12 वर्ड आ जाए तो हम पहचान जाएंगे सेंटेंस को कि ये सेंटेंस कहाँ से आया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से। देखिए एक बार, देखिए मित्रों, 12 शब्द मैंने आपके सामने लिखे। ऑल, सम, नो, एनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, हाफ, मच, मोस्ट ऑफ, ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ। इन 12 शब्दों को लेके ग्रामर ने ये कहा कि ये 12 शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के हैं और ये किसी नाउन की मात्रा बताने के काम आएंगे। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में बात करा कि वो सभी एडजेक्टिव जो नाउन की क्या बताएं, मात्रा बताएं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। इन शब्दों के लिए ग्रामर ने कहा कि ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाएंगे। ये शब्द हमेशा किसके साथ आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में लिखा जाएगा। अनकाउंटेबल जो नाउन होगा वो हमेशा बच्चों सिंगुलर में लिखा जाएगा। और अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट बने तो इनके साथ वर्ब हमेशा क्या चलेगी, सिंगुलर चलेगी, कभी भी प्लूरल नहीं आएगी। बस ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने चाहिए और अनकाउंटेबल खुद सिंगुलर होता है, तो अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आइए एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उठा रहे हैं ऑल, सम, नो, एनी को। देखिए, ऑल, सम, नो, एनी को मैंने हेडिंग बना के आपके सामने लिख दिया। ऑल, सम, नो, एनी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल, सम, नो, एनी के लिए ग्रामर ने एक रूल बताया कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हैं और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हैं, यानी दोनों तरीके से काम में आएंगे। एक बार ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनेंगे नाउन के अकॉर्डिंग, और फिर दूसरी बार नाउन के अकॉर्डिंग के क्या बनेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनेंगे। अब कब तो ये क्वांटिटी बनेंगे, कब ये नंबर बनेंगे, उसकी हम बात करते हैं। अगर एक बार इसके हम रूप को समझना चाहें तो उसने कहा कि जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इनका प्रयोग किया जाएगा तब तो ऑल, सम, नो, एनी क्या बनेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनेंगे। जैसा कि उसने कहा है क्वांटिटी में हमको अनकाउंटेबल नाउन यूज में लेना है। और जब इनका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, तो फिर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं बनेंगे। अब ये क्या बनेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनेंगे। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बने और किस तरीके से ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बने। देखिए, 4 सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे। इनमें से कोई एक साइड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की है और कोई एक साइड एडजेक्टिव ऑफ नंबर की है। कैसे पहचाने, वही जो मैंने आपको शुरुआत में नियम बताया कि जब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनेंगे, कौन, ऑल, सम, नो, एनी, जब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनेंगे तब तो ये किसके साथ आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों में अनकाउंटेबल नाउन ढूंढने चलें। सर हमें तो अनकाउंटेबल नाउन पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। अनकाउंटेबल नाउन को समझने के लिए मेरी सबसे पहली वीडियो जो नाउन का इंट्रोडक्शन है वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें मैंने समझाया था कि अनकाउंटेबल नाउन को कैसे पहचाना जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट हमें ढूंढने। अब मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट हम ढूंढने चले तो अनकाउंटेबल, सबसे पहले तो हमें इस सेंटेंस में यहाँ मिल्क मिला। दूसरे सेंटेंस में ढूंढने चले तो यहाँ पर हमें क्या मिला, वाटर मिला। तीसरे सेंटेंस में ढूंढने चले तो हमें यहाँ पर क्या मिला, इमोशन मिला। फोर्थ सेंटेंस में ढूंढने चले तो हमें यहाँ पर क्या मिला, पेन मिला। यानी अनकाउंटेबल नाउन हमें मिल गए। अब अनकाउंटेबल नाउन मिल गए, ऑल आ रहा है, सम आ रहा है, नो आ रहा है और एनी आ रहा है। साथ में क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। यानी इतना क्लियर हो गया कि ऑल, सम, नो, एनी के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ गया। यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब उसमें देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है या कोई और नाउन है। तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला हमें, ना इस सेंटेंस में मिला, ना सेकंड में मिला, ना थर्ड में मिला, ना ही फोर्थ में मिला। इसमें हमें कौन से नाउन मिले भैया, हमें बुक मिला। बुक को गिन सकते हैं, आपके पास कितनी बुक है, 1 2 3 4, हाँ सर हम तो इसको काउंट कर सकते हैं।
बॉयज गिन सकते हैं, क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, कितने लड़के बैठे हैं, कितनी लड़कियां बैठी हैं, गिन सकते हैं। हाँ सर, हम बॉयज को भी काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड को काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, मेरा एक दोस्त है। फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, मेरे 2 दोस्त हैं, मेरे 5 दोस्त हैं, मेरे 10 दोस्त हैं, मेरे 20 दोस्त हैं। बुक, वापस अभी अपन ने ऊपर बात करी, एक बुक काउंट हो सकती है। हाँ सर, मैं तो एक बुक खरीद के लाया हूँ बाजार से। बुक्स, हाँ मैं तो बहुत सारी बुक्स लेकर आया हूँ बाजार से, यानी ये काउंट हो गई। और काउंट हो गई का मतलब क्या हो गया? कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन, यानी कि ये आल, सम, नो, एनी किसके साथ आ रहे हैं? काउंटेबल नाउन के साथ आ रहे हैं। और उसने कहा ग्रामर ने कि जब आल, सम, नो, एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ हो जाए, आल, सम, नो, एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ हो जाए तो हम इन्हें क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें से 2 चीज को हमने अलग निकाल लिया, आल को और सम को। इसके लिए ग्रामर ने कहा आल और सम के साथ में नाउन भी प्लूरल, देखिए यहाँ बुक नहीं लिखा है मैंने, बुक्स लिखा है, यहाँ बॉय नहीं लिखा है, क्या लिखा है? बॉयज लिखा है। तो उसने कहा आल और सम के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। देखो यहाँ नाउन प्लूरल आया है, वर्ब क्या आई है? प्लूरल आई है। काउंटेबल नाउन है, आल और सम आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन रहा है। तो उसने कहा आल और सम के साथ में प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन उसने 2 चीज निकाली, नो और एनी। और नो और एनी को अलग निकाल के उसने एक चीज कही कि नो और एनी के साथ नाउन सिंगुलर भी आ सकता है। देखो यहाँ फ्रेंड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बुक। और प्लूरल भी आ सकता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स प्लूरल के रूप में, और यहाँ बुक का प्लूरल क्या बना दिया? बुक्स। तो उसने कहा नो और एनी के साथ में नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और नाउन प्लूरल भी आ सकता है। लेकिन अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट बने, क्या बने? नो और एनी अगर बाई चांस सब्जेक्ट बन जाए तो यार नो और एनी के हिसाब से तो वर्ब लगेगी नहीं। तो फिर सर वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। बोला सर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो यही चीज उसने नो और एनी के लिए बताया कि नो और एनी के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन आ सकते हैं। लेकिन अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? नाउन के अनुसार आएगी। आई बात समझ में? देखिए नो और एनी के मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक बार उसको भी देख लीजिए। तो देखिए कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, आइए इनके अंदर गलती पकड़ते हैं, किस सेंटेंस में क्या गलती है। तो अगर इस सेंटेंस को हम सही करने चले तो इस सेंटेंस में बुक नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों? बुक्स आएगा। आई बात समझ में? ये गलत हो गया, ये सही हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने आया, आई हैव रीड सम गुड बुक लेटली, वही सेंटेंस है ऊपर वाला। दूसरे तरीके से एक चीज मैं आपको समझा चुका हूं, यहाँ पर दूसरा तरीका समझा रहा हूं। पहले में मैंने आपको समझाया कि भाई सम आ रहा है, सम के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हमें नाउन क्या कर दिया? यहाँ पे बुक की जगह क्या कर दिया? बुक्स कर दिया। अब सेम दूसरा सेंटेंस है तो वापस से तो वही करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर अलग करना है, तभी दोबारा लिखा है। तो भाई या तो आप ये करो कि यहाँ पर सम को देख के यहाँ पर क्या लगाओ? बुक्स लगाओ। नहीं तो ग्रामर हमें एक ऑप्शन और देती है कि अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अगर सम लगाने की बजाय हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे तो भी वाक्य क्या होगा? सही होगा। यानी सेंटेंस को अगर सही करने चले तो यहाँ पर सम की जगह क्या आ जाएगा? आर्टिकल ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका यूज है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज है। थर्ड सेंटेंस की बात करने चले तो सबसे पहले पढ़ा हमने इसे, आई डोंट हैव एनी पेपर्स। तुरंत गलती पकड़ में आ गई यार, पेपर तो अनकाउंटेबल नाउन है, पेपर तो अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस में लिखा जाएगा? सिंगुलर में लिखा जाएगा। यानी यहाँ पेपर्स नहीं आएगा, क्या आएगा? सिर्फ पेपर आएगा। फोर्थ सेंटेंस की बात करने चले तो आई डोंट हैव एनी डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? एक है भाई, एक इंसान अब बात कर रहा है कि मेरे पास डिक्शनरी नहीं है, तो वो एक की तो बता रहा है, थोड़ी और मेरे पास डिक्शनरियां नहीं है। कोई ऐसे बोलता है क्या हिंदी में कि मेरे पास डिक्शनरियां नहीं है? क्या बोलेगा? मेरे पास डिक्शनरी नहीं है। तो वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, इसलिए यहां भी एनी नहीं आएगा, क्या लग जाएगा? ए, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अंतिम सेंटेंस की बात करने चले, नो बुक आर अवेलेबल हेयर। हमने कहा था नो और एनी वाक्य के सब्जेक्ट बने तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी? नाउन के अनुसार। अब यहाँ पर नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लेगा फिर? ये सिंगुलर। बोला सर प्लूरल कब लेगा? अगर मैं इसे लिख दूं कि नो बुक्स इज अवेलेबल
हेयर, यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस लिख दिया आपके सामने, तो यहाँ अब इज नहीं लेगा, ये क्या ले जाएगा यहाँ पर आर, ये इज गलत हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा सही। तो इस तरीके से हमने ऑल सम नो एनी को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की ओर। देखिए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को हमने हेडिंग बना लिया है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के लिए भी ग्रामर ने कहा कि ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। इनके साथ भी क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो एक बार पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग समझते हैं कि ये कैसे प्रयोग होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, फिर हम इनको सेंटेंस में लिख के समझेंगे कि कब लिटिल आएगा, कब ए लिटिल आएगा और कब द लिटिल आएगा। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को मैंने अलग अलग निकाल लिया। अब समझते हैं कि लिटिल का क्या मतलब होता है, ए लिटिल का क्या मतलब होता है और द लिटिल का क्या मतलब होता है। देखिए लिटिल की बात करने चलूँ तो मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इसका मतलब होता है नथिंग। नथिंग को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब यानी कुछ हमारे पास है ही नहीं, तो हम सामने वाले को कुछ दे ही नहीं सकते। ए लिटिल की बात करूं तो इंग्लिश में होता है ये सम आउट ऑफ सम। सम आउट ऑफ सम को हिंदी में बोले तो क्या मतलब होगा, सम आउट ऑफ सम को हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होगा थोड़ा सा उसमें से कुछ। यानी थोड़ा सा उसमें से कुछ का क्या मतलब है, आपके पास में एक गिलास दूध है, आपने आगे वाले को आधा गिलास दे दिया, यानी थोड़ा सा आपके पास था और आपने थोड़े सामने वाले को भी क्या दे दिया, थोड़ा सा। द लिटिल की बात करूं तो द लिटिल का मतलब है ऑल व्हाट यू हैव। ऑल व्हाट यू हैव का मतलब क्या हुआ कि आप बहुत दानी है भाई, और आपके पास जो एक गिलास दूध था, सामने वाले ने जब आपसे मांगा तो अपने लिए चाय बनाने के लिए भी आपने नहीं रखा, वो पूरा एक गिलास दूध आपने सामने वाले को दे दिया। तो द लिटिल का मतलब है ऑल व्हाट यू हैव, यानी जो कुछ भी है वो सारे का सारा। तो तीन चीजें आई, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब नथिंग, या हिंदी में कहें तो कुछ नहीं। द ए लिटिल की बात करें तो सम आउट ऑफ सम, यानी थोड़ा सा उसमें से कुछ। द लिटिल की बात करें तो ऑल व्हाट यू हैव, यानी जो कुछ आपके पास है वो सारे का सारा आपने सामने वाले को सुपुर्द कर दिया। तो अब सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, सेंटेंस में समझेंगे। आप एक बार देख के उसको बताने की कोशिश करना कि कौन से सेंटेंस में लिटिल आएगा, कौन से सेंटेंस में ए लिटिल आएगा और किस सेंटेंस के अंदर द लिटिल आएगा। तो तीन सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे। फर्स्ट आया आई हैड फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क सो आई डिड नॉट गिव हिम। सेकेंड आया आई हैड फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क सो आई गेव सम टू राम। और थर्ड आया आई हैड फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क सो आई गेव टू माई फ्रेंड। इन तीनों में किसी में ए लिटिल भरा जाएगा, किसी में द लिटिल भरा जाएगा, किसी में लिटिल भरा जाएगा। कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस की हिंदी करके पहचानेंगे। जैसे इसने कहा यहाँ पे आई हैड मिल्क सो आई डिड नॉट गिव हिम, यानी इसका मतलब क्या निकला कि मैंने उसको नहीं दिया भाई। क्यों, अब हम किसी को कोई चीज़ मना तभी करते हैं जब हमारे पास नहीं होती, और जब हमारे पास नहीं है यानी कुछ नहीं या न के बराबर। बोला साहब मेरे पास तो है, एक चम्मच दूध बचा है, क्या एक चम्मच में से आधा चम्मच दूध दे के आप क्या बहुत बड़ा उपकार करोगे क्या सामने वाले पे, आप यानी नहीं दोगे। तो उसने पहले ही लिटिल का मतलब बता दिया कि कुछ नहीं या न के बराबर। तो वो जो एक स्पून आपके पास मिल्क बचा हुआ है वो भी किसके बराबर है, न के बराबर, जो आप सामने वाले को नहीं दे सकते। तो इसका मतलब प्रूव हुआ कि यहाँ पर भैया इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसने सामने वाले को कुछ भी नहीं दिया, यानी कुछ नहीं या न के बराबर। तो हम क्या भर देंगे, लिटिल भर देंगे इसके अंदर। दूसरे सेंटेंस की मैं बात करूं, आई हैड फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क सो आई गेव सम। सम देखते ही हमें पकड़ गए कि सम का मतलब क्या हुआ, सम आउट ऑफ सम, यानी थोड़ा सा मेरे पास था और मैंने उसी में से थोड़ा सा मेरे दोस्त को दे दिया, राम को दे दिया, यानी थोड़ा सा उसमें से कुछ किसके लिए काम में आ गया, ए लिटिल के लिए। यानी हम यहाँ अगर फिल करने चले तो क्या आ जाएगा, ए लिटिल। थर्ड सेंटेंस की बात करें तो आई हैड फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क सो आई गेव टू माई फ्रेंड। अब मेरा दोस्त है, बार बार कभी चीनी मांगने आ रहा है, कभी दूध मांगने आ रहा है। लास्ट में मुझे गुस्सा आया कि यार एक काम कर, मेरा तो मैं देख लूंगा, जो भी मेरे पास है पहले तू लेके जा, तेरी भरपाई कर ले। तो उसने क्या करा, सारा उसको दे दिया। कहीं इसमें सम लिखा क्या, नहीं आया। कहीं इसमें ऐसा लिखा उसने नहीं दिया, नहीं दिया। यानी हम क्या मानेंगे कि उसके पास जितना भी था उसने सारे का सारा सामने वाले को दे दिया, और जो कुछ भी है सारे का सारा उसके लिए क्या आता है, द लिटिल। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, द लिटिल। आई बात समझ में। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के लिए उसने कहा कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आ गया।
और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस में आएगा, सिंगुलर में, और अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट बने तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को कैसे समझा, लिटिल कुछ नहीं या न के बराबर, ए लिटिल थोड़ा सा उसमें से कुछ, द लिटिल जो कुछ भी है वो सारे का सारा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हाफ, मच, मोस्ट ऑफ, ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ की तरफ। देखिए तो हाफ, मच, मोस्ट ऑफ को हम अब डिस्कस कर रहे हैं। हाफ, मच, मोस्ट ऑफ, आल, सम, नो, एनी को डिस्कस कर चुके, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को डिस्कस कर चुके। अब आया हाफ, मच, मोस्ट ऑफ। इसके लिए भी ग्रामर ने वही चीज कही कि ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, और इनका प्रयोग भी हमेशा किसके साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। अनकाउंटेबल नाउन किस में लिखा जाएगा, सिंगुलर में, और अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट बने तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। देखिए पहला सेंटेंस लिखा, ही गेव मी हाफ कप ऑफ टी, हाफ का यूज कर दिया है, ही गेव मी हाफ कप ऑफ टी। सेकेंड सेंटेंस लिखा, देयर इज मच कंसर्न अबाउट ड्रग एडिक्शन इन द यूएस, देयर इज मच कंसर्न अबाउट ड्रग एडिक्शन इन द यूएस। थर्ड सेंटेंस में मैंने इसमें मच का यूज किया है, थर्ड सेंटेंस में मैंने वापस हाफ के ऊपर लिखा है, ही डिमांडेड हिज हाफ शेयर, किसका यूज कर दिया, हाफ का। फोर्थ सेंटेंस की बात करें, मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर हैज बीन स्पॉइल्ड, किसका यूज कर दिया, मोस्ट ऑफ का। आ गया कंप्लीट। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वो 12 वर्ड कौन कौन से, आल, सम, नो, एनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, हाफ, मच, मोस्ट ऑफ, ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ, उन 12 के साथ में क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। आल, सम, नो, एनी को डिस्कस कर लिया हमने, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को डिस्कस कर लिया, हाफ, मच, मोस्ट ऑफ आपके सामने लिखा है, सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। अब बचा अपने पास ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ। आ जाइए उसके भी सेंटेंस लिख के एक बार समझ लेते हैं। ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ को हम डिस्कस कर रहे हैं। ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ के लिए भी ग्रामर ने वही चीज़ कही जो पिछले 10 शब्दों के लिए कही थी कि इनके साथ भी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, और अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट बने तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। दो सेंटेंस को मैंने यूज करके समझाया है आपको कि ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ कैसे यूज होगा। फर्स्ट सेंटेंस लिखा, शी स्पेंट ए गुड डील ऑफ टाइम ऑन द प्रोजेक्ट, किसका यूज कर दिया, ए गुड डील ऑफ का। सेकंड की बात करें तो लिखा मैंने, ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज बीन डन ऑलरेडी, किसका यूज कर दिया, ए ग्रेट डील ऑफ। अब एक ग्रेट डील ऑफ रिसर्च अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो भैया सब्जेक्ट भी बन गया। यहाँ पे देखो दोनों चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट भी बन रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब सब्जेक्ट अपने हिसाब से ले लेगा। यहाँ इसने क्या कहा कि अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वाक्य का क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब के रूप में क्या ले गया, हैज में से हैज ले गया, क्योंकि हैज क्या होती है, सिंगुलर। तो इस तरीके से हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की ओर। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर को अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए कितने तरीके से ये यूज किया जाता है, कितने नंबर होते हैं, सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं जिससे आपको देखने में भी आसानी रहेगी, सबको एक साथ समझने में भी आसानी रहेगी। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट आया हमारे सामने कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हैं, कार्डिनल नंबर हैं। भाई गणित में जब हम गणित की जो संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6, उन्हें जब इंग्लिश में हम बोलें 1 2 3 4 5, उन्हें क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर। सेकंड आया ऑर्डिनल नंबर। अब इसको दो तरीके से लिखा जाता है ऑर्डिनल नंबर को, या तो आप इंग्लिश में लिखो FIRST फर्स्ट लिखना है, और अगर आपको गणित की संख्या के साथ में लिखना है तो आपको 1 लिख के उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, ST। सेकंड लिखना है तो 2 लिख के क्या लगाना पड़ेगा, ND, या इंग्लिश में क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड। थर्ड लिखना है तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा THIRD, या 3 के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, RD। फोर्थ लिखना है तो FOURTH लिखना पड़ेगा, या 4 के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, TH। तो इसने कहा ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जिनको फर्स्ट या तो इंग्लिश में ऐसे लिखा जाए या गणित की संख्या के साथ लिखेंगे तो इनके ऊपर क्या आएगा, ST ND RD TH, वो क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया कि कार्डिनल 1 2 3 की तरह लिखा जाएगा, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या तो इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे या 1 2 3 4 के ऊपर ST ND RD TH का प्रयोग करके लिखेंगे। लेकिन एरर कैसे आती है, हमारा मेन फोकस उस चीज़ पे है कि एरर को हम समझ जाएं।
एरर को हम पकड़ जाएं। एरर निकालने की बात तो बाद की है, जब हम एरर को डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर जब हम एरर के पार्ट पे मूव करेंगे, एक एक टॉपिक की एरर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम उस तक पहुंचने के लिए यहाँ सेंटेंस को पहचान तो लें कि हाँ यार इस सेंटेंस में गलती पकड़ने के लिए हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो आओ मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। अब मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया, आई हैव सीन द 2 फर्स्ट एपिसोड्स ऑफ दिस सीरियल। अब इस सेंटेंस में ढूंढने चले कि नंबर कहाँ है, तो हमें यहाँ मिले, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर फर्स्ट मिला। 2 के बारे में पता करा तो ये क्या है, कौन सा नंबर है, कार्डिनल नंबर है। फर्स्ट के बारे में पता करा तो ये क्या पता चला, कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है। सर गलती क्या है इसके अंदर, देखिए अगर मैं गलती निकालने चलूँ तो इस सेंटेंस के अंदर ये गलती आई कि यहाँ पर 2 फर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट 2 आएगा। क्यों सर, ऐसे भी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने के ऊपर ग्रामर नहीं चलती है, ग्रामर का अपना एक क्राइटेरिया है, एक रूल है, उसी को वो फॉलो करती है। इस सेंटेंस में 2 फर्स्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ग्रामर ने एक नियम बनाया कि अगर किसी वाक्य में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों नंबर एक साथ आ जाएं, किसी सेंटेंस के अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर दोनों एक साथ आ जाएं, तो पहले कार्डिनल नहीं लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, ऑर्डिनल, और बाद में क्या लिखा जाएगा, कार्डिनल। यानी किसी सेंटेंस में कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों नंबर एक साथ आ जाएं तो पहले कौन सा लिखेंगे, ऑर्डिनल, और बाद में कौन सा लिखेंगे, कार्डिनल। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो नेक्स्ट आया रोमन ऑर्डिनल। रोमन ऑर्डिनल को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए रोमन ऑर्डिनल नंबर के बारे में बताने से पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। मैंने लिखा आई नो दैट शी रीड्स इन 10th क्लास। अगर इस सेंटेंस की मैं बात करने चलूँ, मैंने जो लिखा आई नो दैट शी रीड्स इन 10th क्लास, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि सर ये गलत क्यों है। तो रोमन ऑर्डिनल को समझने के लिए हमें एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि रोमन ऑर्डिनल के जो नंबर हैं उनके साथ में ST, ND, RD, TH इनका प्रयोग नहीं होता है। बोला अच्छा सर, तो सेंटेंस में गलती क्या, गलती निकालने चले तो यहाँ पर 10th ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्यों? रोमन ऑर्डिनल के नंबर हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एटसेट्रा। क्या कहीं पे मैंने ST, ND, RD, TH लगाया? क्या नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि रोमन, ये रोमन लैंग्वेज है। इस रोमन लैंग्वेज में अपने आप ही इसका मतलब S है और इसका मतलब T है, इसका मतलब N है, इसका मतलब D है, इसका मतलब R है, इसका मतलब D है, इसका मतलब T है, इसका मतलब H है। तो ये अपने साथ हिडन लेके चल रहा है ST, ND, RD, TH को, तो हमें एडिशनल इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर एग्जाम के अंदर हमारे पास में सेंटेंस लिखा आ जाता है और अगर वो ऐसे लिख के देता है रोमन के साथ में ST, ND, RD, TH को लगा के, तो हमें उसकी जगह क्या करना है, वहाँ से ST, ND, RD, TH को हटा देना है और इस तरीके से लिख देना है। आई बात समझ में? तो ये हमने रोमन ऑर्डिनल डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो नेक्स्ट आया मल्टीप्लिकेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले आप एक एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल क्या आया, मैंने लिखा यहाँ पर 4 टाइम, ठीक है, क्या लिख दिया, 4 टाइम। यहीं पर मैंने लिख दिया 5 फोल्ड्स, क्या लिखा, 5 फोल्ड्स। अब मैं कहूँ कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों? देखिए मल्टीप्लिकेटिव नंबर काम किस लिए आते हैं, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, मिलियन गुना, बिलियन गुना की बात करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव नंबर को। और उसके लिए ग्रामर ने 2 शब्द दिए, एक तो दिया फोल्ड और एक दिया हमें टाइम्स। क्या दिया, फोल्ड, और क्या दिया, टाइम्स। उसने कहा जब भी आप फोल्ड का प्रयोग करोगे तो उसके साथ में कभी भी एस लग के नहीं आएगा, और जब भी आप ये बताने के लिए टाइम का यूज करोगे तो उसके साथ हमेशा क्या जुड़ के आएगा, एस जुड़ के आएगा। यानी 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना से लेके मिलियन बिलियन गुना तक की बात करने के लिए हम कौन से नंबर को काम में लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव नंबर को काम में लेते हैं। 2 शब्दों से हम बताते हैं, फोल्ड और टाइम्स।
जब भी फोल्ड लिखेंगे कभी भी उसके साथ एस जुड़ के नहीं आएगा, और जब भी टाइम लिखेंगे हमेशा क्या लिखा जाएगा, टाइम्स लिखा जाएगा, कभी भी टाइम नहीं लिखा जाएगा। आई बात समझ में? तो अंतिम नंबर हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर्स में हम 4 डिस्कस कर चुके हैं, 5वां आया इनडेफिनेट। देखिए एक बार, तो देखिए 5th नंबर पे आया इनडेफिनेट नंबर। इसमें उसने हमें वर्ड दिए ऑल, सम, नो, एनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सेवरल, मैनी, मोस्ट, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हम इंडेफिनिट को डिस्कस कर रहे हैं। ऑल, सम, नो, एनी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सेवरल, मैनी, मोस्ट, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। आइए एक एक को हम डिस्कस करते हैं। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। वही जैसे हमने लिटिल, लिटिल, द लिटिल पढ़ा था, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आ गया। बस वो किसके साथ काम में आएंगे, अनकाउंटेबल के साथ में काम आएंगे, और ये किसके साथ आएंगे, काउंटेबल नाउन के साथ में। तो फ्यू का मतलब भी वही नथिंग यानी कुछ नहीं या न के बराबर। ए फ्यू की बात करें तो सम आउट ऑफ सम यानी थोड़ा सा उसमें से कुछ। द फ्यू की बात करें और व्हाट यू हैव यानी जो कुछ भी आपके पास है वो सारे का सारा। तो एक बार इसको काउंटेबल नाउन के साथ लिख के हम इसको सेंटेंस में समझते हैं कि कहाँ फ्यू आएगा, कहाँ ए फ्यू आएगा, कहाँ पर द फ्यू आएगा। तो देखिए, तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के सेंटेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को किस तरीके से किस सेंटेंस में काम में लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस को हमने पढ़ के देखा, आई हैड फिल्ड द ब्लैंक्स बुक्स सो आई गेव टू माय फ्रेंड। अब देखो वही बात ध्यान रखनी पड़ेगी, फ्यू का क्या मतलब है, नथिंग, कुछ नहीं है, न के बराबर। ए फ्यू थोड़ा सा उसमें से कुछ, इंग्लिश में कहें तो सम आउट ऑफ सम। द फ्यू का मतलब जो कुछ भी आपके पास है वो सारे का सारा यानी ऑल व्हाट यू हैव। यहाँ पर कहीं पे इसमें ऐसा आया कि मैंने एक दी, नहीं आया। यहाँ पर कहीं इसने ऐसा कहा कि मैंने उसको नहीं दी कोई चीज, नहीं आया। तो यानी ये जो बोल रहा है सो आई गिव टू माय फ्रेंड, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जितनी किताबें उसके पास थी वो सारी उसने दे दी। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, द फ्यू आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस की बात करें तो इसने कहा आई हैड बुक्स सो आई गेव वन टू राम। इसने क्लियर यहाँ पर दे दिया कि मैंने एक ही किताब उसको दी है, प्लूरल है, बुक्स ने क्या बोला, प्लूरल है, और उसने उस प्लूरल बुक्स में से यानी उसके पास 2 होंगी, हम तो नहीं कहते 10 होंगी, 2 ही होंगी उसके पास में, लेकिन उसमें 2 में से उसने दी कितनी है, उसको 1 दी है। तो यानी थोड़ा सा उसमें से कुछ दिया है तो क्या आ जाएगा, ए फ्यू आ जाएगा। तीसरे सेंटेंस की बात करने चले तो क्या लिखा, आई हैड फिल्ड द ब्लैंक्स बुक्स सो आई डिड नॉट हेल्प हिम। भाई उसने उसकी मदद क्यों नहीं की, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, तो वो सामने वाले को दे भी नहीं पाया, यानी कुछ नहीं या न के बराबर, तो क्या आ जाएगा, फ्यू। तो ये बात करी हमने फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू की। आगे बढ़ते हैं तो सेवरल, मैनी, मोस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे। फर्स्ट आया सेवरल बुक्स फिल द ब्लैंक्स अवेलेबल हियर। वर्ब भरने चले तो उसने पहले ही हमें बता दिया था जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ रहे थे कि इनका प्रयोग हमेशा किसके साथ होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसके साथ होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अगर ये किसी वाक्य के सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसे हम आप में से भरने चला तो क्या आ गया बच्चों, आर आ गया। सेकंड सेंटेंस को देखा, मैनी बुक्स फिल इन द ब्लैंक सोल्ड। वाज वर्ब में से भरने चला तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, वर आ गया जस्ट। और मोस्ट का एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया कि मोस्ट बॉयज लाइक बेसबॉल। बोला सर यहाँ तो आपने वर्ब प्लूरल नहीं लिखी। भैया वर्ब प्लूरल है, लाइक वर्ब है, पसंद करना। संसार की हर वर्ब प्लूरल होती है, कब तक, जब तक उसके अंदर एस या ईएस ना जोड़ा जाए। जैसे ही वर्ब के अंदर एस या ईएस जुड़ता है वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। और बिना एस या ईएस जोड़े जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, प्लूरल। तो ऑलरेडी यहाँ क्या यूज ले लिया उसने, प्लूरल वर्ब का। तो ये हमने सेवरल, मैनी, मोस्ट को डिस्कस किया। अब लास्ट इसका जो बचा हुआ है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, उसको डिस्कस करते हैं। तो इंडेफिनिट के लास्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम, इंडेफिनिट नंबर के लास्ट वाले नंबर्स को, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ पर अलग रूल चलेगा और द नंबर ऑफ पर अलग रूल चलेगा। क्या होगा वो, ए नंबर ऑफ और ए लार्ज नंबर ऑफ के लिए उसने बोला कि जब भी सेंटेंस में क्या आ जाए, ए नंबर ऑफ और ए लार्ज नंबर ऑफ, तो इनके साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन द नंबर ऑफ एक एक्सेप्शनल केस उसने बनाया। द नंबर ऑफ के लिए उसने कहा कि द नंबर ऑफ के साथ में नाउन तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो एक बार इसको सेंटेंस में भी देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेंटेंस पे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे। फर्स्ट को डिस्कस किया, ए नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, बॉय बॉयज दोनों दिए हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स हैज और है सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब दिए हैं, सीन इट। दूसरे को डिस्कस करने चले तो ए लार्ज नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, गर्ल दिया है, गर्ल्स दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स लेफ्ट द स्कूल दिस ईयर। हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए हैज दे दी और हैव दे दी। थर्ड बात करा द नंबर ऑफ का जो सेंटेंस आया, द नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बॉय बॉयज, फिल इन द ब्लैंक्स वेटिंग फॉर इट, और हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए क्या दे दी, वाज और वर। अगर पहले सेंटेंस के अंदर हम भरने चले तो ए नंबर ऑफ और ए लार्ज नंबर ऑफ के ऊपर क्या रूल मैंने आपको भी बताया था कि इनके साथ नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो नाउन भरने चला तो यहाँ क्या आया, बॉयज, और वर्ब भरने चला तो यहाँ क्या आया, हैव। सेकंड वाले सेंटेंस में अगर नाउन भरने चला तो क्या आया, गर्ल्स, और वर्ब भरने चला तो क्या आ गया, हैव आ गया। थर्ड सेंटेंस में द नंबर ऑफ का नियम है। द नंबर ऑफ के लिए मैंने आपको बताया कि द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो नाउन अगर प्लूरल हम भरने चले तो नाउन प्लूरल बॉयज, और बॉयज में से कौन सा हुआ, बॉयज हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया, बॉयज आ गया। और वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए वाज वर्ब में से यहाँ क्या आ गई, वाज आ गई। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पर खत्म होता है। और अंतिम हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में उसने हमें 4 चीजें दी, ईच, आइदर, नाइदर और एवरी। एवरी को मैं 2 मिनट बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं बात करूंगा सिर्फ ईच की, आइदर की और नाइदर की। ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं। वही वाला नियम लगा दो सारा जो अपन अभी तक पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं कि कब प्रोनाउन बनेंगे, कब एडजेक्टिव बनेंगे। आया ध्यान? देखो मैं फिर भी दोबारा बताता हूं कि जब ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग वाक्य में अकेले किया जाएगा, ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाएगा, अकेले किया जाएगा, तब तो ये क्या बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जब इनका प्रयोग किसके साथ करेंगे, हम नाउन के साथ करेंगे, तो ये क्या बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो सेंटेंस को देखो मैंने यहाँ लिखा ईच। ईच कैसे आया, अकेले आया या नाउन के साथ आया, अकेले आया, तो क्या बना ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। आइदर शुड डू दिस वर्क फॉर हिम, अकेले आया या नाउन के साथ आया, अकेले आया, क्या बन गया ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। थर्ड की बात करें, नाइदर बॉय, नाइदर बॉय किसके साथ आया, नाउन के साथ आया, तो क्या बन गया भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फोर्थ की बात करें, ईच बॉय आ गया, ईच बॉय आ गया, नाउन के साथ आ गया, और नाउन के साथ आया तो ये भी क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो उसने कहा ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं। जब वाक्य में अकेले आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, और जब नाउन के साथ आएंगे तो क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये थी बात ईच, आइदर, नाइदर की। एवरी को हम पर्टिकुलर डिस्कस कर लेते हैं। एक बार बोर्ड पे देखिए, इसको क्लियर करके एवरी को डिस्कस करते हैं। देखिए तो देखिए अंत में हम एवरी को डिस्कस कर रहे हैं। एवरी एक प्योर एडजेक्टिव है। एवरी क्या है, एक प्योर एडजेक्टिव है, कभी भी अकेले नहीं आएगा, कभी भी अकेले नहीं आएगा, हमेशा किसके साथ में आएगा, नाउन के साथ में आएगा। सर कौन से नाउन के साथ में आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ में आएगा। किसके साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ में आएगा। सर वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए तो क्या करें, वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर। देखो सीधी सी बात याद रखो, एवरी एक प्योर एडजेक्टिव है, कभी भी इसका सेंटेंस में अकेले प्रयोग नहीं होगा। बोले सर कर दे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि हमेशा किसके साथ में आएगा, नाउन के साथ में आएगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, और नाउन भी इसके साथ कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको समझो एक बार। एवरी का सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा। फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो गलत है। क्यों गलत है, देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अकेले यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर दिया अकेले यूज, क्या हुआ, गलत हो गया ना, ऐसे एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो एवरी के लिए ये चीज ध्यान रखना कि एवरी किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा, क्योंकि प्योर एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कब बनता है, जब उसके पीछे क्या होता है, नाउन होता है, क्योंकि नाउन से पहले नाउन, नाउन से पहले प्रोनाउन, पहले वाला क्या बनता है, बोलो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो यहाँ पर एवरी के साथ हमने किसको यूज किया, नाउन को यूज किया।
इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, 100% सही हो गया। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अभी हम एरर वाले पार्ट पे हमने मूव नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ एडजेक्टिव के इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा है कि किस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में इनका उपयोग किया जाता है, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस में गलती को पहचाना जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, इन्हें हम डिटरमिनर्स भी बोलते हैं, कैसे हम इन्हें सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। इन सारी चीजों पर हमने लास्ट क्लास में और आज की क्लास में हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।